हेलो एवरीवन, मैं रानी शर्मा और आज हम चलते हैं कक्षा 10 के वाणिज्य पर खंड ए चैप्टर 3 जिसका नाम है बैंक समाधान विवरण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे पहले मोटा मोटा जान लेते हैं आज इस चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे बैंक समाधान विवरण का अर्थ और इसकी परिभाषा, रोकड़ बही और पासबुक के शेष में अंतर के कारण, बैंक समाधान विवरण तैयार करना, रोकड़ बही और पासबुक के समायोजित शेष से बैंक समाधान विवरण किस प्रकार तैयार किया जाता है और बैंक समाधान विवरण की उपयोगिता। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बैंक समाधान विवरण का अर्थ और परिभाषा है। सबसे पहले मोटे मोटे तौर पे जानते हैं बैंक समाधान विवरण क्या है। बच्चों, रोकड़ बही के बैंक खाने के शेष और बैंक पासबुक के शेष का मिलान करने के लिए एक विवरण तैयार किया जाता है जिसको हम बोलते हैं बैंक समाधान विवरण। आइए डिटेल में जानते हैं बैंक समाधान विवरण। सभी व्यापारी अपने चालू खाता बैंक में रखते हैं और बैंक से संबंधित जितने भी लेन देन होते हैं उसका लेखा अपनी रोकड़ बही जिसको हम बोलते हैं कैश बुक में रखते हैं। बैंक में रुपया जमा करने पर बैंक अपने ग्राहक को एक किताब देता है जिसे हम बोलते हैं बैंक पासबुक। इस पासबुक में बैंक में जितनी भी जमा की गई और निकाली गई राशि या जमा शेष होता है वह लिखा रहता है। बैंक में जो जमा शेष का मिलान रोकड़ बही मतलब कैश बुक के बैंक खाने के शेष से किया जाता है। बच्चों, रोकड़ बही के बैंक खाने का जो शेष और बैंक की पासबुक का जो शेष है अपने अपने स्थान पर दोनों ही समान होने चाहिए, लेकिन व्यापार में ऐसे बहुत कम देखने में आता है कि किसी विशेष तिथि को दोनों शेष समान हों। ऐसा किसी अशुद्धि के कारण ही होता है या कुछ विशेष कारणों के से होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल देके आपको बताना चाहूँगी कि कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जो रोकड़ बही मतलब जो कैश बुक में तो लिख दिए जाते हैं लेकिन पासबुक में उनका लेखा बाद में होता है। इसी प्रकार के कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जो पासबुक में तो तुरंत लिख दिए जाते हैं लेकिन कुछ ऐसी तिथि हैं जिन अमुक तिथि तक उनका जो रोकड़ बही मतलब जो कैश बुक है उसमें लेखा नहीं हो पाता। तो यह आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक व्यापारी समय समय पर अपनी कैश बुक मतलब रोकड़ बही का पासबुक से मिलान करता रहे, जिससे रोकड़ बही या पासबुक में लेखा करने वाली जो अशुद्धियां हैं उनको ठीक किया जा सके। तो इस अंतर को ज्ञात करने के लिए एक विवरण बनाया जाता है जिसे हम बोलते हैं बैंक समाधान विवरण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये हमने बात करी बैंक समाधान विवरण का अर्थ। अब हम जानते हैं इसकी परिभाषा। बच्चों, पहले डॉक्टर S.M. शुक्ला जी के अनुसार जानते हैं बैंक समाधान विवरण की परिभाषा क्या है। यह कहते हैं कि एक निश्चित तारीख पर रोकड़ पुस्तक के बैंक खाने की बाकी का पासबुक की बाकी से मिलान करने के लिए एक विवरण बनाया जाता है जिससे इन दोनों बाकियों के अंतर के बारे में आवश्यक समाधान हो सके। इसी विवरण को बैंक समाधान विवरण कहा जाता है। प्रोफेसर R.J. विलियम्स कहते हैं कि बैंक द्वारा ग्राहक के लिए प्रकट की गई बाकी और ग्राहक की रोकड़ पुस्तक में आई हुई बाकी का मिलान करने के लिए जो विवरण पत्र बनाया जाता है उसे बैंक समाधान विवरण पत्र कहा जाता है। इसी क्रम में प्रोफेसर पाटिल कहते हैं कि बैंक समाधान विवरण वह है जो मुख्यतः पासबुक के शेष को रोकड़ बही के बैंक शेष से मिलान के लिए तैयार किया जाता है। अब चलते हैं विलियम पिकल्स के अनुसार। यह कह रहे हैं कि सामान्यतः एक ऐसा विवरण तैयार किया जाना जो न प्रस्तुत किए गए और न वसूल किए हुए चेकों के प्रभाव को प्रकट करता है, यही विवरण बैंक समाधान विवरण कहलाता है। बच्चों, ये तो हमने बात करी बैंक समाधान विवरण की परिभाषाओं की।
अब हम बात करते हैं रोकड़ बही और पासबुक के शेष के अंतर के क्या कारण हैं। तो इनके अंतर के कारण जानने का प्रयास करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले, चेक निर्गमित किए गए हों लेकिन भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत ही न किए गए हों। यह एक मुख्य कारण है बच्चों। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यापारी अपने किसी लेनदार को या किसी माल के भुगतान में विक्रेता को चेक काट कर दे देता है, लेकिन मिलान की जो तिथि होती है जब तक ये भुगतान के लिए उपस्थित ही नहीं किए जाते, तो ऐसी दशा में दोनों बाकियों में अंतर होगा ही होगा। इसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि जब व्यापारी चेक काट कर देता है तो उसका लेखा तुरंत ही रोकड़ बही में कर लेता है, लेकिन पासबुक में उसका लेखा मिलान करते समय तक नहीं हो पाता। तो इसका मतलब यह है कि रोकड़ पुस्तक में जो बैंक का शेष कम हो जाता है, अब जबकि बैंक अपने ग्राहक के खाते में से वह रकम तब तक कम नहीं करता जब तक कि उस चेक का भुगतान नहीं कर देता। तो दोनों के शेष में अंतर हो जाता है। इसी क्रम में बात करते हैं नंबर दो है चेक बैंक में वसूली के लिए तो भेज दिए हों लेकिन वसूल नहीं किए गए हों। तो यह वह क्रम है जब व्यापारी को भुगतान में या अपने देनदार से चेक प्राप्त होते हैं, तो चेक वसूली के लिए उन्हें बैंक में भेज देता है, लेकिन बैंक का जो शेष है उतनी रकम से बढ़ा लेता है, लेकिन वास्तव में बैंक अपने ग्राहक के खाते या पासबुक का जो शेष है उस समय तक नहीं बढ़ाता जब तक कि वह उन चेक का भुगतान वसूल नहीं कर लेता। इस प्रकार जो रोकड़ बही के बैंक खाने का शेष वो बढ़ जाएगा, जबकि पासबुक में जो कैश है वो उतना ही बना रहता है। अब हम बात करते हैं बैंक के द्वारा वसूल की गई रकम का। बैंक के द्वारा बच्चों जब अपने ग्राहक की ओर से कुछ भुगतान प्राप्त करते हैं, जैसे ब्याज, लाभांश या प्राप्त बिल, जिनको हम बोलते हैं प्राप्य बिल, इनका लेखा बैंक अपने पासबुक में तो रकम प्राप्त होते ही कर लेता है, लेकिन जब ग्राहक बैंक से कोई सूचना जब तक प्राप्त न हो तो वह जो कैश बुक है उसमें उसका लेखा नहीं कर पाता। यह भी एक बड़ी वजह है दोनों के शेष में अंतर आने की। अब बात करते हैं किसी ग्राहक के द्वारा व्यापारी के बैंक के खाते में सीधा रुपया जमा करा देने पे। बच्चों ये वह स्थिति होती है जब कभी कभी ग्राहक या लेनदार व्यापारी को भुगतान सीधे न देकर उसके खाते में जमा कर देता है। ऐसी रकम पासबुक में तो जमा हो जाती है, लेकिन जो कैश बुक है, जो रोकड़ बही है, उसमें उसका लेखा उस समय तक नहीं हो पाता और बाद में सूचना प्राप्त होने पर होता है, जिससे दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाता है। अब बात करते हैं कि बैंक द्वारा ग्राहक के आदेश के अनुसार भुगतान करने पर कभी कभी बैंक अपने ग्राहक के जो पूर्व आदेश है उसके अनुसार कुछ भुगतान कर देता है, जैसे चंदा, बीमा की किस्त, देय बिल। इनका लेखा बैंक भुगतान करते समय ही पासबुक में कर देता है, लेकिन ग्राहक इनका लेखा अपनी रोकड़ बही में सूचना प्राप्त होने पर ही कर पाता है। इसी प्रकार रोकड़ बही के शेष और पासबुक के शेष में अंतर बना रहता है। अब बात करते हैं चेक या विनिमय विपत्रों का अनादृत होने पर, मतलब डिसऑनर होने पर। कभी कभी व्यापारी के द्वारा वसूली के लिए भेजे गए चेक, विनिमय विपत्र या हुंडी तिरस्कृत हो जाते हैं, मतलब डिसऑर्डर हो जाते हैं, तो इनका लेखा रोकड़ बही में तो इनको बैंक भेजते समय ही कर देता है, लेकिन इनका तिरस्कृत हो जाने पर, इनका डिसऑनर हो जाने पर जो लेखा है वो पासबुक में नहीं हो पाता है। या ऐसे चेक या विनिमय विपत्र जिनको हमने बैंक से तो भुना लिया हो, लेकिन उनका जो भुगतान की तिथि पर बैंक को भुगतान नहीं मिल पाया है, उस रकम को बैंक ग्राहक के खाते में से तो कम कर देता, लेकिन रोकड़ बही में सूचना न मिलने के कारण या किसी और कारण शेष कम नहीं हो पाता, तो यह अंतर बना रहता है। अब बात करते हैं जो प्राप्त चेक हैं उनका लेखा रोकड़ बही में तो कर लिया जाए, लेकिन वह बैंक भेजने से रह जाएं। कभी कभी जो चेक प्राप्त होते हैं उनका लेखा रोकड़ बही में तो कर दिया जाता है, लेकिन वह बैंक भेजने से रह जाते हैं और इसी प्रकार उनका लेखा पासबुक में होने से रह जाता है। तो यह भी दोनों में इसी वजह से अंतर हो जाता है। बात करते हैं चेक जब बैंक में भेज दिए गए हों लेकिन रोकड़ बही में उनका लेखा नहीं हो पाया हो।
यह वह स्थिति है जब चेक वसूली के लिए तो बैंक भेज दिए जाते हैं, लेकिन उनका जो रुपया है वो भी वसूल हो जाता है, लेकिन जो कैश बुक में उनका लेखा है वह होने से छूट जाता है। अब बात करते हैं बैंक ट्रांजेक्ट की, मतलब बैंक ब्याज की, बैंक इंटरेस्ट की। जब बैंक अपने ग्राहक या व्यापारी को जमा राशि पर ब्याज देता है तो वह नगद न देकर उसके खाते में जमा कर देते हैं, और इस प्रकार जो बैंक की पासबुक का शेष है वो बढ़ जाता है, लेकिन जो ग्राहक या व्यापारी है उसको इसका पता बाद में चलता है। तो इसी प्रकार यदि बैंक अधिविकर्ष मतलब ओवरड्राफ्ट पर ब्याज देता है तो वह हमारे खाते में इसी ऋणी पक्ष में लिख देता है, जबकि ग्राहक या व्यापारी अपने कैश बुक में इसको बाद में सूचना प्राप्त होने पर ही चढ़वाता या लिखवाता है। तो इस प्रकार जब तक दोनों के यहाँ लिखा ना हो जाए तब तक इस राशि में अंतर बना रहता है। ऐसे ही है बैंक चार्जेस मतलब बैंक व्यय। बैंक व्यय बच्चे अपने व्यापारी के प्रति बैंक विभिन्न प्रकार की सेवाएं अर्पित करता है, लेकिन इनके लिए वह अपने ग्राहक से कुछ रकम शुल्क के तौर पर वसूल करता है, और इस शुल्क को ही बैंक व्यय कहते हैं। यह रकम जो होती है वह बैंक पासबुक में तो कम कर देता है, लेकिन रोकड़ बही में से बाद में कम किए जाते हैं। तो रोकड़ बही और पासबुक के शेष में अंतर बना रहता है। एक होता है चेक निर्गमित किए, लेकिन जो रोकड़ बही में उनका लेखा है वह होने से छूट गया है। तो बच्चों कभी कभी व्यापारी अपने जो लेनदार हैं उनको चेक काट कर देता है, लेकिन रोकड़ बही में उसका जो लेखा है वो करना भूल जाता है। तो चेक का भुगतान होने पर रोकड़ बही और पासबुक के जो शेष हैं उनमें अंतर स्पष्ट हो जाता है। बात करते हैं पासबुक में बैंक द्वारा गलत ऋणी या गलत धनी कर देने पर। कभी बैंक जब गलती से पासबुक के ऋणी या धनी भाग में कोई गलत लेखा कर देता है तो जो रोकड़ बही के शेष और पासबुक के शेष हैं उनमें अंतर हो जाता है। बात करते हैं अवधि से पहले विपत्र के भुगतान पर छूट। इसको हम बोलते हैं रिबेट ऑन रेटरिंग ऑफ बिल। व्यापारी के पास बच्चों जब देय बिल की अवधि से पहले ही धनराशि की व्यवस्था हो जाती है तो बैंक को अपने जो बैंक के द्वारा स्वीकृत बिल हैं उनका भुगतान कर देता है। ऐसी दशा में जो बैंक व्यापारी को इस अवधि के लिए कुछ छूट प्रदान करता है, जिससे व्यापारी का खाता धनी कर दिया जाता है, और रोकड़ बही और पासबुक के शेष में अंतर आ जाता है। एक है शेष निकालने में अशुद्धियाँ मतलब एरर इन बैलेंसिंग। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बैंक पासबुक या रोकड़ बही में रकम लिखने या शेष निकालने में कुछ अशुद्धि हो जाती है, तो जिससे दोनों का जो शेष है वह नहीं मिल पाता, मतलब उनमें मिलान नहीं हो पाता है। अब हम बात करते हैं बैंक समाधान विवरण तैयार करने की। तो बैंक समाधान विवरण किस तरह तैयार किया जाता है। बैंक समाधान विवरण को तैयार करने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, इसे कभी भी तैयार किया जा सकता है, और इसको जो तैयार करते समय हमारे पास रोकड़ बही और जो बैंक पासबुक है उसका मिलान करना अनिवार्य होता है। तो इन दोनों के का मिलान किया जाता है, और जो दोनों लेखों में समान होना अनिवार्य है। तो जो दोनों लेखों में समान होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है या उन पर विशेष प्रकार का कोई चिन्ह लगा दिया जाता है, लेकिन जो शेष लेखों का एक अलग कागज पर लेखा किया जाता है, बाद में इन लेखों का आपस में मिलान करना अनिवार्य होता है। और इसके बाद किसी एक शेष मतलब रोकड़ बही या बैंक पासबुक के शेष को लेकर उसमें इन दोनों लेखों को घटा देते हैं या जोड़ देते हैं। इस प्रकार के अंत में दोनों शेष जो हैं वो समान हो जाते हैं। बच्चों बैंक समाधान विवरण बनाते समय हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो रोकड़ बही और बैंक पासबुक है उनमें से किसका या किस प्रकार का मतलब ऋणी या धनी जो शेष दिया हुआ है उनमें से कौन सा शेष हमें ज्ञात करना है। बैंक समाधान विवरण जो है वो दो तरह से बनाया जाता है, एक है जो रोकड़ बही के शेष द्वारा है मतलब बाय बैलेंस एज पर कैश बुक, और एक है पासबुक के शेष द्वारा मतलब बाय बैलेंस एज पर पासबुक। तो रोकड़ बही और पासबुक बुक का जो शेष है वो निम्नलिखित 4 प्रकार से है, जो मैंने यहाँ आपको लिख के दर्शाया हुआ भी है। यह है बच्चों, एक है रोकड़ बही का शेष जो ऋणी शेष होता है, और दूसरा है पासबुक का शेष जो धनी शेष होता है, तीसरा है रोकड़ बही का धनी मतलब क्रेडिट
जो शेष अधिविक्रय या ओवरड्राफ्ट होता है। और चौथा है पासबुक का ऋणी, जो शेष अधिविक्रय या ओवरड्राफ्ट होता है। तो ये तो हुई शेष की पहचान करना, और उसके उपरांत ही हम बैंक समाधान विवरण बना सकते हैं। बैंक समाधान विवरण की विधि किस प्रकार है, कैसे हम इनको तैयार करते हैं, यह पता करते हैं। मैं बच्चों यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि जो इसकी उपयोगिता क्या है। यह जो बनाया जाता है बैंक समाधान विवरण,